चलिए विद्यार्थी, प्रश्न को समझ गए थे ना। अब हम लोग गॉस प्रमेय को प्रमाणित करेंगे, सिद्ध करेंगे इसको। आइए ध्यान दिया जाए कि कैसे इस प्रश्न को सिद्ध किया जाएगा गॉस के प्रमेय को। गॉस के प्रमेय विद्यार्थी किस आकृतियों के लिए आता है? बंद आकृतियों के लिए। तो सबसे पहले हम एक बंद पृष्ठ की रचना करेंगे। मान लेते हैं कि जैसे सपोज कीजिए कि ये कोई बंद पृष्ठ है। इस बंद पृष्ठ, ये बंद पृष्ठ एस है, उनका है कि बंद पृष्ठ एस है। इस बंद पृष्ठ के ओ बिंदु पर एक प्लस क्यू आवेश रखा गया है। ठीक है, मैंने मान लिया कि एक बंद पृष्ठ क्या लिया गया है? एस लिया गया है, जिसके अंदर ओ बिंदु पर एक प्लस क्यू धन आवेश को रखा गया है। इस ओ बिंदु से आर दूरी, कितना दूरी पर? आर दूरी पर एक शंकु की कल्पना किया गया है। किसकी कल्पना किया गया है विद्यार्थी? शंकु की कल्पना किया गया है। शंकु की कल्पना किया गया है आर दूरी पर। कितना दूरी पर? आर दूरी पर, जिसका आधार वृत्त है, जिसका आधार वृत्त है। और इस आधार का सूक्ष्म क्षेत्रफल, इस आधार का सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए वेक्टर है। कितना है? डीए वेक्टर। ये एक सूक्ष्म शंकु की कल्पना किया गया है, जिसका आधार का सूक्ष्म क्षेत्रफल कितना है? डीए वेक्टर। इतना समझ में? अब देखिए, एवं इसके आधार के बिंदु P पर, आधार के बिंदु P पर एक कूलम धन आवेश को रखा गया है। कितना कूलम धन आवेश को? एक कूलम धन आवेश को रखा गया है, जिस बिंदु पर, इस P बिंदु पर, ये बिंदु P है, ठीक है, यहां दर्शाया गया है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर है, एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और सूक्ष्म क्षेत्रफल के बीच का कोण कितना है? थीटा। इतना समझ में आया? एक बार और समझिए फिगर को। फिगर थोड़ा सा टेढ़ा मेरा, आप कैसे भी बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस जो कंसेप्ट समझा रहे हैं वो समझ में आ जाना चाहिए। देखिए, मान लिया गया है कि एस एक बंद पृष्ठ है, जिसके अंदर ओ बिंदु पर एक क्यू धन आवेश उपस्थित है। इस ओ बिंदु से आर दूरी पर बंद पृष्ठ की ऊपरी सतह पर एक शंकु की कल्पना किया गया है, जिसके आधार का सूक्ष्म क्षेत्रफल कितना है? डीए वेक्टर। एवं इसके आधार के बिंदु P पर एक कूलम धन आवेश को रखा गया है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है? E वेक्टर। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा सूक्ष्म क्षेत्रफल के बीच का कोण कितना है? थीटा। विद्यार्थी, पिछले क्लास में मैंने घन कोण बताया था कि घन कोण को डी ओमेगा से, घन कोण का वैल्यू 4 पाई होता है और उसको ओमेगा से सूचित करते हैं। लेकिन यदि सूक्ष्म रूप में लिखना होता है तो उसको हम लोग डी ओमेगा से सूचित करते हैं। ये घन कोण है, इसको हम लोग डी ओमेगा से सूचित कर रहे हैं। केंद्र पर ये जो कोण बन रहा है, इसको हम लोग कहते हैं घन कोण, सॉलिड एंगल, ठोस वस्तु के लिए। चलिए, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फिगर को समझ गए। अब इसका आप लोग थोड़ा लैंग्वेज लीजिए। लैंग्वेज हम एक बार समझा रहे हैं, फिर दूसरी बार बोलेंगे तब लिखिएगा। देखिए कैसे। माना कि एस एक बंद पृष्ठ है, जिसके ओ बिंदु पर, जिसके अंदर ओ बिंदु पर क्यू धन आवेश उपस्थित है, या क्यू धन आवेश को रखा गया है। इस ओ बिंदु से आर दूरी पर पृष्ठ के ऊपरी सतह पर एक शंकु की कल्पना किया गया है, जिसके आधार का सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए वेक्टर है, तथा इस शंकु के आधार के बिंदु P पर एक कूलम धन आवेश को रखा गया है, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर है, तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और सूक्ष्म क्षेत्रफल के बीच का कोण थीटा है। समझ में आ गया? बोलिए, एक बार फिर से समझिए। देखिए, अब लिखिएगा आप लोग इसको। माना कि एक बंद पृष्ठ एस है, जिसके अंदर ओ बिंदु पर एक क्यू धन आवेश को रखा गया है। इस ओ बिंदु से आर दूरी पर
एक शंकु की कल्पना किया गया है जिसके आधार का सूक्ष्म क्षेत्रफल dA एवं आधार के बिंदु P पर एक कूलम धनावेश को रखा गया है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर है। कितना है? E वेक्टर। तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल के बीच का कोण कितना है? थीटा है। समझ में आ गया? लिख चुके? चलिए, अब इतना लिखने के बाद विद्यार्थी हमको सिद्ध क्या करना है? हमको सिद्ध करना है, यही ना सिद्ध करना है कि फाई ई बराबर क्यू इंटरनल बटा में एप्सिलॉन नॉट, यही सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करना है। कैसे प्रमाणित करेंगे वो समझिए। देखिए, आप लोगों को बताया गया था बहुत पहले कि किसी आवेश के द्वारा एक कूलम धन आवेश पर लगाए गए बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप इस फिगर में देखिए, इस फिगर में वो बिंदु पर एक धन आवेश उपस्थित है और r दूरी पर, कितना दूरी पर? r दूरी पर बिंदु P पर एक कूलम धन आवेश उपस्थित है। तो इस Q आवेश के द्वारा इस एक कूलम धन आवेश पर जो बल लगाया जाएगा उसी को कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अर्थात हम इसमें सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यों ज्ञात करेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं और क्षेत्रफल भी दिया गया है dA वेक्टर। समझ में आ रहा है? तो देखिए विद्यार्थी, कैसे लिखें? हम लिखेंगे Q आवेश के द्वारा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा विद्यार्थी? लिखेंगे E बराबर Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R स्क्वायर। ये होगा Q आवेश के द्वारा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे तो E बराबर Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अब विद्यार्थी हमको सिद्ध करना है कि विद्युत फ्लक्स बराबर होता है Q इंटरनल बटा एप्सिलॉन नॉट। LHS में विद्युत फ्लक्स है और RHS में है Q इंटरनल बटा एप्सिलॉन नॉट। तो हम LHS को लेंगे और LHS को लेकर आगे की तरफ बढ़ेंगे और RHS जब यदि आ जाएगा LHS के द्वारा तो हम कहेंगे कि ये सिद्ध हो गया। आया समझ में? LHS को लेकर आगे बढ़ते हैं। लिखते हैं हम, तो साथ फिगर बना के इसको लिख लीजिए, फिर बता रहे हैं। लिखिए, लिख चुके विद्यार्थी? देखिए, हम लिखते हैं कि चूंकि कुल विद्युत फ्लक्स इसको कैसे लिखेंगे? बंद सतह का समाकलन और विद्युत फ्लक्स को लिखेंगे डी फाई ई। विद्यार्थी डी मतलब सूक्ष्म रूप होगा और इंटीग्रेशन करेंगे तो ये सूक्ष्म रूप हट जाएगा तो फाई मिल जाएगा हम लोग को। इसीलिए हम ऐसा लिखे हैं कुल विद्युत फ्लक्स। ये विद्युत फ्लक्स किसके लिए? बंद सतह के लिए। तो ये क्लोज्ड लूप दिया गया है। और समाकलन का मतलब होता है जोड़। समाकलन का अर्थ क्या होता है? जोड़, कुल। तो कुल यहाँ पर ये कंटिन्यूअस फंक्शन को डिफाइन करता है, कंटिन्यूअस फंक्शन को बताता है। मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए ही इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है। इसलिए हम यहाँ पर जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन का प्रयोग कर रहे हैं, जिसको कुल विद्युत फ्लक्स कहेंगे।
तो लिखेंगे बंद सतह का समाकलन डी फाई। अब इसी को लेकर आगे बढ़ेंगे और आरएचएस बनाएंगे। ये एलएचएस हो गया, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे बंद सतह का समाकलन डी फाई बराबर लिखेंगे ई वेक्टर और डॉट सूक्ष्म रूप में डीए वेक्टर। देखिए यहाँ पर डीए वेक्टर है ना, और यही वेक्टर है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो लिखेंगे विद्यार्थी इसको बंद सतह का समाकलन ई इंटू डीए इंटू कॉस थीटा। बोलिए ऐसा लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत? बोलिए। चलिए अब देखिए, देखिएगा विद्यार्थी, समझिएगा। लिखेंगे बंद सतह का समाकलन, विद्यार्थी समझिए, ई डीए कॉस थीटा है। ई का वैल्यू तो हम लोगों ने अभी भी लाया था, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। यहां से लिखेंगे क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इंटू में लिखेंगे डीए, इंटू में लिखेंगे कॉस थीटा। क्या लिखेंगे? कॉस थीटा। तो इतना लिख सकते हैं विद्यार्थी। आप लोगों को बताया गया था कि चूंकि अगर ऐसे रहता है इंटीग्रेशन, ऐसे रहता है इंटीग्रेशन डी कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर, तो इसको कहते हैं डी ओमेगा। क्या कहते हैं? डी ओमेगा। और इसको कहा जाता है घन कोण, याद रखिएगा विद्यार्थी, घन कोण। और ये वैल्यू होता है 4 पाई। कितना होता है? 4 पाई। अगर पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग इसको आज भी नोट करेंगे। और इसका वैल्यू कितना होता है? 4 पाई। इंटीग्रेशन के फॉर्म में इसको लिखते हैं घन कोण को। तो घन कोण का वैल्यू कितना होता है? 4 पाई, सॉलिड एंगल के लिए। ठीक है, याद रखेंगे इतना। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर बताते हैं। सिद्ध हो चुका है, देखिए। बोलिए लिख चुके हैं? अब ध्यान दीजिए विद्यार्थी, देखिए। तो कुल विद्युत फ्लक्स का वैल्यू हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। देखिए कुल विद्युत फ्लक्स का ही वैल्यू हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। अब लिखेंगे इसीलिए कुल विद्युत फ्लक्स बराबर कुल विद्युत फ्लक्स बराबर लिखेंगे, इसीलिए कुल विद्युत फ्लक्स बराबर, ये देखिए इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं? डी ओमेगा। पहले इसको कॉमन लें, देखिए क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने बाहर निकाला, यहां से बचेगा, फिगर को मिटा दीजिए, फिगर की आवश्यकता नहीं है। देखिए बंद सतह का समाकलन डीए कॉस थीटा बटा में कितना होगा? आर स्क्वायर। ये होगा, बोलिए। अब देखिए विद्यार्थी, अब डीए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे? बंद सतह का समाकलन डी ओमेगा। इसका नाम क्या है? घन। क्या नाम है? तरीका बहुत है सिद्ध करने का। मैंने कोई बंद आकृति निश्चित नहीं लिया है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ा है। यदि हम कह लेते कि नहीं ये गोलाकार बंद सतह है, तो उस स्थिति में गोलाकार क्षेत्रफल लिख के आंसर मिल जाता है। लेकिन हम उस कॉन्सेप्ट को भी नहीं लिख रहे। चलिए थोड़ा सा समझिए। देखिए लिखेंगे क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बंद सतह का समाकलन और डी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर बराबर लिखेंगे डी ओमेगा। और डी ओमेगा को कहते हैं घन कोण। क्या कहते हैं? घन कोण। और इस टोटल का वैल्यू कितना होता है? 4 पाई। कितना होता है विद्यार्थी? 4 पाई। तो लिखेंगे क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में, अगर इसको आप हल करना चाहें तो इसका इंटीग्रेशन करना चाहें तो ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा बराबर 4 पाई। यहां से लिखेंगे, देखिएगा यहां से लिखेंगे, इसीलिए कुल विद्युत फ्लक्स ये एलएचएस है। कुल विद्युत फ्लक्स बराबर लिखेंगे क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में घन कोण का वैल्यू होता है 4 पाई। ये 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा? कट जाएगा।
यहां से लिखेंगे इसीलिए विद्युत फ्लक्स कुल फाई ई नेट बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। यही तो सिद्ध करना था। देखिए एलएचएस लेकर हम आगे बढ़े और आरएचएस आ गया, यही सिद्ध करना था हम लोग को विद्यार्थी। क्या यह भारी लगा? कुछ नहीं है, वेरी सिंपल है। क्या करेंगे आप लोग, एक बंद सतह बना लेंगे, उसमें किसी बिंदु पर क्यू आवेश को रखेंगे, उससे आर दूरी पर एक शंकु की कल्पना करेंगे और उस शंकु के आधार पर एक कूलम धन आवेश को रखेंगे, उस आधार का क्षेत्रफल डीए मानेंगे और उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई मानेंगे, दोनों के बीच का कोण थीटा दर्शाएंगे और बस एक लाइन लिखना है कि क्यू आवेश के द्वारा पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। उसके बाद आगे बढ़ना है कि हमको कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, तो कुल विद्युत फ्लक्स बराबर, वहीं से आगे बढ़ेंगे और उसके आगे चलकर बीच में घन कोण का कंसेप्ट यूज करेंगे और घन कोण का वैल्यू 4 पाई रखेंगे। जैसे ही 4 पाई रखेंगे वैसे ही आपका आंसर आएगा फाई नेट बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया? ये प्रूफ हो गया। चलिए नोट कर लीजिए, ये था गॉस का प्रमेय। इसको आप लोग घर पे 2 बार 4 बार 5 बार रिवाइज करेंगे। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से। नोट कीजिए इसको। विद्यार्थी लिख चुके हैं। चलिए आइए अब हम लोग गॉस प्रमेय में आगे की तरफ बढ़ते हैं। गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग, आप लोग हेडिंग देंगे गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग। विद्यार्थी सबसे पहला अनुप्रयोग इसका हम लोग समझेंगे। कहता है कि गॉस प्रमेय जो है कूलम के नियम का विस्तृत रूप है। आप ये बात यदि कह रहे हैं तो आप गॉस प्रमेय की सहायता से कूलम के नियम को सत्यापित कीजिए। ये प्रश्न कहता है, क्वेश्चन को लिख लीजिए। गॉस प्रमेय की सहायता से कूलम के नियम को सत्यापित करें। गॉस प्रमेय की सहायता से कूलम के नियम को सत्यापित करें। लिख चुके? आइए समझाएं। बहुत ही सिंपल है। इस प्रश्न को हल करने के लिए ही मैंने गॉस का प्रमेय एक कोई बंद आकृति लिया था, लेकिन इसमें हम गोलाकार आकृति लेंगे, बिंदुवत आवेश लेंगे। आइए ध्यान दिया जाए, देखिए कि हम लोग को गॉस प्रमेय की सहायता से कूलम के नियम को सत्यापित करना है। तो हम इसके लिए क्या कर रहे हैं कि एक बिंदुवत आवेश ले रहे हैं Q। कौन सा आवेश? बिंदुवत आवेश Q। और यह एक गोला है, यह एक गोला है। विद्यार्थी समझिए ना, इसकी त्रिज्या r है, इसकी त्रिज्या कितना है? r। इस गोले के पृष्ठ पर Q धन आवेश उपस्थित है। कितना धन आवेश उपस्थित है? Q धन आवेश उपस्थित है। ये गोला है, माना कि ये गोला है, बंद आकृति गोला है जिसकी त्रिज्या r है तथा इसके सतह पर Q धन आवेश उपस्थित है। अब हम लोग को सिद्ध करना है कूलम के नियम। तो कूलम का नियम थोड़ा सा समझ लीजिए। कूलम का नियम कहने का मतलब कि कूलम बल, और कूलम बल बराबर विद्यार्थी होता है Q1 गुने Q2। परिमाण में होता है, मॉड में होता है, लेकिन मॉड नहीं लिखा है, आप लोग समझ चुके इसलिए। Q1 गुने Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये ना होता है विद्यार्थी। थोड़ा सा कह दीजिए कि इसको x, क्या कह रहे हैं? x। अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर Q1 भी बराबर हो जाए, Q2 भी बराबर हो जाए, तो कूलम बल कितना हो जाएगा? Q गुने Q और बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर स्क्वायर। ये ना होगा? बोलिए। अगर हम इतना सिद्ध कर दें इसका मतलब कि कूलम का नियम सिद्ध हो गया।
अर्थात कूलम बल प्राप्त हो गया। देखिए तब तो मैंने मान लिया कि एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितना है, x है, तथा इसके सतह पर कितना धनावेश है, q धनावेश है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसके बाहर से एक काल्पनिक पृष्ठ की रचना कर रहे हैं। इसके बाहर से एक काल्पनिक पृष्ठ की रचना कर रहे हैं। बाहर से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सतह को उपस्थित धनावेश, अगर अंदर में करेंगे तो कोई आवेश उपस्थित नहीं होगा। जब आवेश उपस्थित नहीं होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, इस ये भी आकृति, ये जो काल्पनिक आकृति मैंने जो खींचा, ये काल्पनिक आकृति भी गोलाकार है। ये काल्पनिक आकृति भी कैसा है? गोलाकार है। इसको विद्यार्थी हम लोग कहते हैं गॉसीय पृष्ठ। क्या कहते हैं विद्यार्थी? गॉसीय पृष्ठ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं गॉसियन सरफेस। आया समझ में? इसकी भी आकृति गोलाकार है। इसकी त्रिज्या मान ले रहे हैं कि विद्यार्थी आर। कितना है? आर है। इतना समझ में आ गया। अब चलिए, अब हम लोग को सिद्ध करना है गॉस प्रमेय की सहायता से। तो हम पहले गॉस का प्रमेय लिखेंगे। तो लिखेंगे गॉस प्रमेय की सहायता से, गॉस प्रमेय की सहायता से, गॉस प्रमेय की सहायता से याद कीजिए विद्यार्थी, जब गॉस का प्रमेय बता रहे थे तो आप लोग को बहुत सारा रूप बता रहे थे। कोई डॉट प्रोडक्ट के रूप में, कोई वेक्टर के रूप में, कोई इंटीग्रेशन के रूप में, कोई थीटा का मान 0 डिग्री रखकर। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जितनी भी बंद आकृति बनाएंगे उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल के बीच का जो कोण होगा वो 0 डिग्री होगा। क्योंकि प्रत्येक स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल जो है एक ही डायरेक्शन में होगी। तो आप वेक्टर का कॉन्सेप्ट याद करेंगे कि जब दो सदिश एक दूसरे के समानांतर होते हैं तो उनके बीच का कोण 0 डिग्री होता है। आ गया समझ में? चलिए अब ध्यान दीजिए, गॉस का प्रमेय क्या कहता है कि बंद सतह का समाकलन डी फाई बराबर क्यू इंटरनल बटा एप्सिलॉन नॉट, ये न कहता है। इसको जब हम लोगों ने आगे बढ़ाया था कि बंद सतह का समाकलन, तो इसको ऐसे लिखते थे कि ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर बराबर क्यू आंतरिक बटा एप्सिलॉन नॉट। विद्यार्थी, इस गॉसिय पृष्ठ के अंदर में आवेश कितना है? क्यू है ना, तो हम यहां पर लिखेंगे क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। इतना समझ में आया? अब इसको क्या लिख सकते हैं? ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो लिखेंगे बंद सतह का समाकलन ई डी ए कॉस थीटा बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। इतना लिख सकते हैं, बोलिए। अब ध्यान दीजिए, देखिए थीटा का मान कितना डिग्री लेना है? 0 डिग्री। तो हम लिखेंगे यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, कितना हो थीटा बराबर, तब लिखेंगे इसीलिए बंद सतह का समाकलन ई डी ए कॉस 0 डिग्री बराबर लिखेंगे क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। लिख सकते हैं cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1। तो लिखेंगे बंद सतह का समाकलन ई डी ए आपको 0 का वैल्यू 1 बराबर लिखेंगे क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। इतना लिख सकते हैं, बोलिए। अब देखिए, अब हमको यहां से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, इसको बाहर निकालेंगे। तो लिखेंगे ई इंटू बंद सतह का समाकलन इंटू में डी ए बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। अब यहीं पर इस बंद सतह के समाकलन का अर्थ समझना है, यही पर समझना है। ये बंद सतह का समाकलन जो दिया गया है, तो बंद सतह और उसके बाद है डीए। तो डीए मतलब क्षेत्रफल, सूक्ष्म क्षेत्रफल। लेकिन जैसे ही समाकलन करते हैं तो वो संपूर्ण क्षेत्रफल प्राप्त होता है। और किसका? बंद सतह का, बंद आकृति का। तो बंद आकृति कैसा है? गोलाकार। तो अगर हम गोला का क्षेत्रफल लिख देते हैं तो ये बंद सतह का समाकलन हट जाता है। प्रक्रिया समझ में आ गई? ये प्रोसेस समझ में आया? ऐसा ही प्रक्रिया सभी प्रश्न में होगा। देखिए, तब लिखेंगे यहां से ई गुने गोला का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? गोला का क्षेत्रफल बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। इतना समझ में आया? इतना नोट की, फिर बताते हैं।
नोट कर चुके हैं, आइए देखा जाए। देखिए देखिए तो विद्यार्थी, गोला का क्षेत्रफल याद कीजिए, आप लोग 10th क्लास में पढ़े हैं, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ई गुने 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, यही होगा। अब देखिए ये गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में, तो लिखेंगे ई बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्या होगा आर स्क्वायर। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो गया। लेकिन हम लोग को तो ज्ञात करना है कूलम के नियम से कूलम बल को सिद्ध करना। अगर कूलम बल प्राप्त हो जाए तो कूलम का नियम सत्यापित होगा। तो कूलम बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच हम लोग एक संबंध पढ़े थे कि चूंकि F बराबर Q गुने E होता है, याद कीजिए, पढ़े थे ना। देखिए जो भी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसको आप लोग ध्यान से पढ़े और उसको याद करें। याद रखेंगे तभी अगला स्टेप समझ में आएगा। फिजिक्स लाइन है, स्टेप है, समझ रहे हैं ना, स्टेप वाइज है। देखिए हम लिखेंगे इसीलिए F बराबर और Q इंटू ई के जगह पर Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर स्क्वायर। आप ध्यान देंगे तो ये Q1 है, ये Q2 है, बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यही तो होता है कूलम बल। तो हम थोड़ा सा इसको और अच्छे ढंग से लिखते हैं, F बराबर Q स्क्वायर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर स्क्वायर, एंड दिस इक्वल्स टू कूलम बल के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? कूलम बल के बराबर होगा। तो इस प्रकार से ये कूलम का नियम सत्यापित है। आ गया समझ में? तो हम कह सकते हैं कि गॉस का प्रमेय जो है कूलम के नियम का एक विस्तृत रूप होता है। और एक बात आपको और बता देनी जाती कि इस प्रश्न को बोर्ड में 5 अंक में पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है? कहता है कि गॉस के प्रमेय को लिखकर समझाए एवं गॉस प्रमेय की सहायता से कूलम के नियम को सत्यापित करें। 2 बातों को जोड़ देता है, ऐड करके पूछा जाता है। तो शुरू में जो मैंने गॉस का प्रमेय समझाया था, गॉस का प्रमेय लिखकर समझाए, जो शुरू में मैंने बताया था, तो उसको लिखना है और फिर इस फिगर को बनाकर इसको सिद्ध करना है। समझ रहे ना? गॉस प्रमेय को सिद्ध नहीं करना है, इसको सिद्ध करना है, तब जाकर आपको 5 अंक प्राप्त होगा। इतना समझ में आ गया? अगले क्लास में हम लोग गॉस प्रमेय का और 3-4 अनुप्रयोग है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल आप इतना याद कीजिए और कंसंट्रेट होकर पढ़िए। मैथमेटिक्स से घबराइए नहीं, 2 बार 4 बार इसको रिवाइज करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। समझ रहे? इसको लिखेंगे जरूर, लिखिए इसको। और आप लोग यार बहुत मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में, आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए कि वो लोग भी सब्सक्राइब करें और वो लोग भी देखकर पढ़ें।